अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। हम बीजिंग से आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज हम बात करेंगे शुरू में नाजरीन बीजिंग में पाकिस्तान का जिक्र खैर। और फिर नाज़रीन बात करेंगे, आज सुपर संडे ही बना पाकिस्तान की सियासत, ताने भी, झगड़े भी, दावे भी और फिर कुछ एक और धरने की बात भी। इमरान खान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, हर वोट पे लड़ना है। शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा के ले जाएगा। और फिर नाज़रीन आखिर में एक दिल हिला देने वाली अमजद बट की कहानी, नौकरी भी गई, आंखें भी गई और इंसाफ भी नहीं मिला। तो नाज़रीन शुरू करते हैं पाकिस्तान का जिक्र खैर। बीजिंग में आज हुआ, यहाँ वन बेल्ट वन रोड का एक बैनुल अक़वामी सतह पर चीनी हुकूमत ने एक फोरम ऑर्गेनाइज किया था नाजरीन, जहां के आज पाकिस्तान का बार बार जिक्र हुआ। दुनिया जहान के लीडर्स यहाँ आए हुए थे और इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह, IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह, हर एक ने, चाहे चीनी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे टर्की हो, चाहे कोई सेंट्रल एशिया से हो, सब ने बात की पाकिस्तान की भी, जहां वन बेल्ट वन रोड, जो कि आप जानते हैं चीन ने एक ऐसा बैनुल अक़वामी मंसूबा बनाया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कोई 900 के करीब उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। और ये कहा जाता है कि अमेरिका का जो एक ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ उन्होंने बात करनी शुरू की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसका जवाब हम देख रहे हैं कि चीनी हुकूमत लेके आई है सामने। और ये नहीं कि आमदन उसका जवाब लेके आई, लेकिन जो बैनुल अक़वामी सतह पर कहा जाता है कि सनती मुमालिक जो हैं, एडवांस मुल्क है, इंडस्ट्रियलाइज्ड, वो बाकी मुल्कों के साथ ज्यादती करते हैं और कॉलोनाइजेशन की बात होती है। चीन के हवाले से भी सवाल उठते हैं, लेकिन बहरहाल आज हमने देखा कि जितने मुमालिक यहाँ आए थे, कोई 60 से ज्यादा मुमालिक की रिप्रेजेंटेशन थी, तो उन्होंने जब बात की तो पाकिस्तान के बड़े एक पॉजिटिव तरीके से बात की। पाकिस्तान का जो CPEC का प्रोजेक्ट है, जो हर हुकूमत कहती है उसकी उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो बड़ी अच्छी बात थी, खुशाइन बात थी। और नाज़रीन चैनल 24 से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की सरताज अजीज साहब ने, जिन्होंने भी आज फोरम में बात की, उनकी भी एक तकरीर थी। हमने उनसे पूछा कि ये जो वन बेल्ट वन रोड है उसमें खास बात क्या है, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। और ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्सेप्ट है जो सी जिनपिंग ने 4 साल पहले दिया था। इस वक्त दुनिया भर में जो सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन थी वो ख़तरे में है, और वो वेस्टर्न डोमिनेटेड थी, और वो सिर्फ फाइनेंशियल थी कि मुनाफा कितना होता है। जो ये कॉन्सेप्ट है ये है जी कि हमारी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है, हम एक को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं दूसरे को। तो ये ओवर जो है ये ग्लोबलाइजेशन की नई शक्ल है विद ईस्टर्न वैल्यूज़। अच्छा, इसमें सिताज साहब आज हमने देखा कि अमेरिका भी नहीं आया और इंडिया भी नहीं वो आया। तो ज़ाहिर है नहीं आएंगे ना, वो तो अमेरिका तो ज़ाहिर है, ये तो पूरा पावर स्ट्रक्चर जो अमेरिका का है, क्योंकि अब तक ग्लोबलाइजेशन वाज अमेरिकन ड्रिवन। अब चाइना एक ऐसी ग्लोबलाइजेशन को ड्राइव कर रहा है जो कि उनके वैल्यू से भी बेहतर है, बैलेंस भी है और कॉम्प्रिहेंसिव भी है, क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रेड नहीं है, उसमें आपकी आइडियाज़ की कनेक्टिविटी है, आपकी पॉलिसी कनेक्टिविटी है, आपकी जो थिंक टैंक्स हैं उनकी कनेक्टिविटी। और नाज़रीन हिंदुस्तान आज यहाँ मौजूद नहीं था, और हिंदुस्तान ने एक जिद पकड़ी हुई है पाकिस्तान के हवाले से। बहुत अहम फोरम था, हिंदुस्तान नहीं आया। हिंदुस्तान के थिंक टैंक के लोग थे, वाजपेयी साहब के एक स्पेशल असिस्टेंट थे सुधीर कुलकर्णी साहब, आपने उनको पाकिस्तान टीवी पर भी देखा है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कसूरी साहब की किताब की लॉन्च करवाई, और इनके मुंह पे फिर हमने देखा RSS के जो थे लोग, उन्होंने इनके मुंह पे कालक मली, इनके मुंह पे स्याही फेंकी। उनसे आज हमने पूछा कि हिंदुस्तान ने ये क्या जिद पकड़ी, क्यों नहीं आया, तो सुनिए क्या कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर बेल्ट एंड रोड फोरम के इस ग्लोबल समिट में हिंदुस्तान का न आना ये
بہت افسوس کی بات ہے پرائم منسٹر نریندر مودی خود آتے نہیں تو کسی سینئر ریپریزنٹیٹیو کو آفیشیل ریپریزنٹیٹیو کو بھیجتے اور نہ بھیجنے سے ایک غلط میسج گیا ہے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے, پھر پاکستان کی سیاست کی طرف بھی جائیں گے. یہ ایک اہم گلوبل انیشیٹو ہے, پاکستان کا بڑا اہم رول ہے, اس لیے ہم نے سمجھا اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتاتے چلیں, لیکن بریک کے بعد پاکستان کی سیاست پر چلیں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। सुपर संडे ही था आज। आपने देखा कि एक नहीं दो नहीं तीन सियासतदान बोले। PTI ने भी आज जलसा किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जलसा किया और उसके साथ साथ कराची में भी कुछ धरने की सी सूरत हाल बनती जा रही है। तो नाज़रीन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है। वेलकम टू द प्रोग्राम मुसद्दिक मलिक साहब। नाज़रीन और साथ तशरीफ रखते हैं इजाज चौधरी साहब, PTI के लीडर हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम चौधरी साहब। नाज़रीन हमें मेजर जनरल अमजद शुएब साहब ने भी ज्वाइन किया है। सियासत पर और रियासत पर और फौज पर इनकी मामलात पर इनकी नज़र होती है। नाज़रीन कराची से हम हमेशा कहते हैं मज़हर अब्बास इज द लास्ट वर्ड। कराची की जो सूरत हाल है उस पर इनकी नज़र होती है और सियासत को भी देखते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम मज़हर। तो नाज़रीन इससे पहले कि हम अपने गेस्ट के पास जाएं तो जरा सुनिएगा कि इमरान खान साहब ने कुछ क्या बातें की आज। हमारा जो वजीर है रंगे हाथ पकड़ा गया, इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये JIT में चीजें सामने आएंगी। ये तो अभी कुछ नहीं है जो इसने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया। मरियम बीबी के ऊपर तो बड़ा तरस आता है। उन्होंने कहा मेरा तो कुछ है ही नहीं, दुनिया इधर उधर हो जाए। मेरा पैगाम नवाज शरीफ को है कि इमरान खान तुम्हें छोड़ेगा नहीं जब तक तुम्हें जेल में नहीं पहुंचाता। डॉन लीक्स में क्या हो रहा है? खबर निकलती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। 7 महीने के बाद हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तानी फौज उससे खुश नहीं है। नून लीग के लोगों ने खुशियां क्यों बनाई? यानी आपकी फौज है, आप खुशियां बना रहे हैं, आप हाथ ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा मार का मारा है। और फिर सुनिए नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं। लोग हमारे मुखालिफ कहते थे कि 3 महीने में 6 महीने में अगर हमने बिजली नहीं लाई तो हमारा नाम बदल देना। तो अब हम पूछ रहे हैं दुनिया से कि उसका नाम क्या रखा जाए। रिजल्ट हमें इस दफा पूरा लेना है, इनके साथ मुकाबला करना है, हर पोलिंग पे हर वोट पे लड़ना है। ये ना खान जो खान नहीं मगर अपने आप को खान कहता है। और फिर सुनिए नाजरीन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी जलसों में क्या बात करते हैं। अगर आज किसी ने नया पाकिस्तान का हशर देखना है तो वो KPK में जाकर देखे, वो पेशावर में जाकर देखे,
ना सड़कें वहां पर सही बन रही हैं, सड़कें भी खराब टूटी फूटी सड़कें हैं। इंशाल्लाह 2018 में फिर शेर आएगा और बंद आंखों वाले कबूतर को उठा के ले जाएगा। तो नाज़रीन, आपने सुना 3 मेजर पार्टीज के लीडर्स क्या बात कर रहे हैं और शुरू हम करते हैं इससे कि बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हम आपके सामने तो वही चीज लेकर आते हैं जहाँ झगड़े भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, तानाबाजी भी हो रही है, बहुत सी बातें हो रही हैं और गर्मी बड़ी पकड़ ली है सियासत ने और जलसों को आप देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम इजाज चौधरी साहब से। इजाज चौधरी साहब, ये सुनने में आया कि पार्टी ने अंदर कुछ ये भी बात तय की है कि रमजान के बाद फिर से धरना, तो ये क्या धरने की तरफ ही आप चलते रहेंगे? जी बहुत शुक्रिया नसीम, आपने वक्फे से पहले जो चीन का एक मंज़र दिखाया तो मैं बहुत खुश था उस बात के ऊपर कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के अंदर शामिल है और चीन के इस इनिशिएटिव से दुनिया के अंदर एक तवाज़ुन कायम हो सकता है जो कि यकमहवरी दुनिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन एक मेरे दिल के अंदर कसक थी कि वहाँ पर लोग ये तो सोचते होंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आया है उसके अपने मुल्क के अंदर उसके ऊपर बड़ी संजीदगी के साथ एक JIT बनी हुई है अदालत के हुक्म के ऊपर और वो एक एक्यूज़ के तौर पे वहाँ पेश है। तो ये ज़रा थोड़ा सा मुझे इससे कलक हुआ। अलबत्ता जी इजाज़ साहब, मैं ये बता दूं, आपने अच्छा किया डेलीगेशन की बात की। हमें खुशी ये हुई थी देख के, क्योंकि हमने देखा यहाँ जब ये पहुंचे कि चारों CM आए थे, लेकिन बहरहाल वो अच्छी बात थी और गुड ऑप्टिक्स, लेकिन जो मसले मसाइल वो अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान का हुकूमत से दरकिनार पाकिस्तान का बड़ा अच्छा जिक्र हुआ और CPEC का बार बार हुआ, तो ये खुश आइन बात थी। जी फरमाइए। जी, और मैं ये भी एक कमेंट सिर्फ ये सुन लें कि 40 साल हमने, मेरा ख्याल है कि जो असल हमारी खारजा पॉलिसी थी उसके अंदर जितनी झोल रही और हम बिल्कुल एक ही तरफ को उलट गए, उसने भी हमें आज कुछ तवाज़ुन उसके अंदर वापस आया है और हम एशिया के अंदर उभरती हुई जो ताकतें हैं उनकी तरफ रुझान है, जो हमारा एक नेचुरल रुझान होना चाहिए था 1947 के बाद। अलबत्ता जो सवाल आपने वैसे मैं एक अगर इजाजत दें बस बड़ी एक फिक्रा कहना चाहती हूँ ताकि नाज़रीन को ये पता हो कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में 60 की दहाई से लेके इजाज चौधरी साहब, हमने अमेरिका के साथ, चाइना के साथ साथ चले तो इतना बुरा नहीं रहा हमारा। लेकिन बहरहाल चलिए आगे भी इस पर बात करते हैं कि आप धरना करने चले फिर से। जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन है उसकी ज़िम्मेदारियाँ हमने 4 बरस अपने समझते हैं कि पूरी इस तरह गुजारी हैं कि जो हकीकी अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और पाकिस्तान के उस बुनियादी मसले को, गुर्बत का, जहालत का, बेरोज़गारी का, लोड शेडिंग का, दहशत गर्दी का, हम समझते हैं कि इसका नेक्सस है जो ऊपर अशराफिया जो करप्शन करती है, तो हमने उसी को हदफ बनाया और हम उसके ऊपर काम करते रहे। अब ये आखिरी साल है, मुल्क का वज़ीर आज़म जिस तरह निकल कर इतनी शदीद गुफ्तगू करता है अपोजिशन के बारे में और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ के बारे में, तो मुझे ये समझ नहीं आती अभी, यानी प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान और उसके ख़यालात अभी मुख्तलिफ होने चाहिए। जब वो आ जाए मैदान में तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता हम ये समझते हैं कि जी मुझे बात कर लेने मुकम्मल हो जाए। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 4 साल में 2 इशूज़ सामने आए, जिसमें थे एक 2013 के इंतखाबात के अंदर होने वाली धांधली थी और जो भी जुडिशल कमीशन में फैसला हुआ उसमें 40 निकात ये थे कि ये हैं वो कमियां और कोताहियां और गलतियां जो कि इलेक्शन कमीशन से सरजद हुई हैं। किसी को कोई सजा नहीं मिली, कोई तरमीम नहीं हुई। आखिरी फिक्रा, मैं बिल्कुल, मुझे पता है मुझे क्या बात करनी, मुझे पता है मुझे क्या बात करनी है। इसलिए ईद उल फितर के बाद हम पाकिस्तान के अंदर, जी ईद उल फितर के बाद हम पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाहात हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर जद्दोजहद करने का आगाज़ कर रहे हैं, एक ऐसे सेटअप के अंदर कि जिसमें आइन के मुताबिक दी हुई जो फेयर, फ्री
اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن، صاف اور شفاف انتخابات کی ایک بنیاد ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کر سکیں، ورنہ 4 سالوں میں کچھ نہیں ہوا. یہ ہے اصل اس کا ہدف. اور نکلیں گے ہم، دھرنا بھی دینا پڑے گا تو دیں گے انشاءاللہ. جی مصدق ملک صاحب، ہدف اس وقت اب آپ نے سن لیا، بڑی اہم بات کی انہوں نے. یہ کرپشن کی بات نہیں کرے، جے آئی ٹی کی، پیناما لیکس کی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہدف یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز ہو، اس کے لیے ہم سٹرگل کریں گے. تو صاف شفاف الیکشن کے لیے تو ایک باقاعدہ کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹری، ذرا تھوڑا سا بتائیے ناظرین کو وہ کس پوزیشن میں ہے اس وقت؟ جی میرے خیال میں اس کی جتنی بھی تجویزیں اس کے اندر سامنے آئیں وہ فائنل سٹیجز کے اوپر ہیں اس وقت، اور تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں ڈائیلاگ کر رہی ہیں اس کو فائنلائز کرنے کے لیے. مگر اگر آپ پی ٹی آئی کی سیاست کی متعلق بات کریں تو یہ تو 4 سالوں سے سڑکوں کے اوپر ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں. پہلے 2 سال کے اندر تو انہوں نے اپنا ڈیولپمنٹل بجٹ بھی واپس کیا، اس وجہ سے کہ ان کی تمام تر فوکس جو تھا وہ دھرنے کے اوپر تھا. تعلیم کا بھی اور صحت کا بھی جس کا اتنا واویلا مچایا جاتا ہے، اس کے 80% بجٹ جو ہیں پہلے 2 سالوں میں واپس کیے گئے کیونکہ خرچ نہیں ہو پائے. تو یہ ان کی سیاست ہے اور یہ بالکل ان کا جمہوری حق ہے. جب تک یہ کسی پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اوپر حملہ نہیں کریں گے یا گھیراؤ نہیں کریں گے سیکریٹریٹ کا، یا پی ٹی وی پہ قبضہ نہیں کریں گے، یا کسی شہر کی دارالخلافے کی شٹ ڈاؤن کی کال نہیں دیں گے، تب تک یہ اپنا جمہوری حق استعمال کر سکتے ہیں. ضرور کریں. ہمارا خیال ہے کہ ہم اگلا الیکشن خدمت کی بنیاد کے اوپر جیتیں گے، ان کا خیال ہے کہ یہ اگلا الیکشن دھرنے کی بنیاد کے اوپر جیتیں گے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. انہوں نے 4 سال یہ کیا ہے، یہ 1 سال اور کر کے دیکھ لیں. اگر 1 سال کے بعد عوام نے ان کو قبول کیا تو ہم ان کو سلوٹ کریں گے. لیکن اگر عوام نے ان کی جو سیاست ہے، جو کبھی 35 پنکچر کی ہوتی ہے پھر جھوٹ نکل آتا ہے، پھر اردو بازار کی ہوتی ہے پھر جھوٹ نکل آتا ہے، پھر ایم آئی کے بریگیڈیئر کی ہوتی ہے پھر جھوٹ نکل آتا ہے، پھر آپ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں نام لے کر کہ ان کی کمپنیاں ہیں تو اپنی بھی نکل آتی ہیں. تو جب یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں جی تو جی آپ نے بڑی لمبی بات کر لی. میں چاہوں گی کہ جی مظہر عباس کے پاس جاؤں گی. مظہر، آپ نے سن لی پی ٹی آئی کی بھی بات اور پی ایم ایل این کی بھی بات، اور آپ نے سیاست بھی دیکھ لی کتنی گرما گرم ہو گئی ہے. تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مظہر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سچویشن کس طرف جا رہی ہے. کیا جی آئی ٹی کے بعد معاملات صحیح طریقے سے پی ٹی آئی ایکسیپٹ کرے گی، یا یہ جو دھرنا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایکسپیکٹیشن ان کی جی آئی ٹی سے پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ بریک کے بعد ناظرین گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟
अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। सड़कों पर लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर और आज हमने देखा कि जल्द से एक नहीं 2-3 हुए। मज़र ये बताइएगा कि आपने अभी गुफ्तगू सुनी, पीटीआई के कहना है कि जी हम इसलिए धरना करेंगे कि इलेक्शन रिफॉर्म हो, लेकिन खबरें कुछ आ रही थी कि जीआईटी वगैरह के हवाले से पनामा पे डॉन लीक्स मिला करके फिर ये तय किया जा रहा है पीटीआई के इनर सर्कल्स में कि एक और धरना करें। देखिए नसीम, इस वक्त जो आपने अपने इब्तिदाइये में ख़ासतौर पे चीन में होने वाली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की बात की, उसकी बॉटम लाइन अगर हम अपने अंदरूनी तौर पे देखें तो हमें नज़र ये आता है कि अगर हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेकाम रहा और सियासी इंतशार का हम शिकार रहे तो इसका नुकसान हमें ग्लोबली पड़ेगा और ज़ाहिर है पाकिस्तान मेरा ख्याल है ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये सिर्फ हुकूमत का ही काम नहीं है, अपोजिशन का भी काम है कि इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम और सियासी इंतशार ना हो। देखिए अभी एजाज चौधरी साहब जो बात कह रहे थे वो अपनी जगह दुरुस्त सही, लेकिन इसको देखने का एक दूसरा जाविया भी हो सकता है। इस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप भी मुश्किल में हैं, फंसे हुए हैं FBI के डायरेक्टर को निकालने के बाद। तो इसके देखने का दूसरा जाविया भी हो सकता है कि GIT बनाने से ये भी दुनिया सोच सकती है कि एक पाकिस्तान में सियासी जमहूरी इस्तेकाम की एक निशानी ये भी है कि पाकिस्तान का वजीर आज़म GIT को फेस कर रहा है। तो देखने के अंदाज होने चाहिए। PTI का इस वक्त मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी स्पेस की तलाश में है। हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत हर सूरत में पनामा से निकलना चाहती है, क्योंकि पनामा का फैसला जो है वो वजीर आज़म के लिए और खुद मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत परेशानी का बायस बन सकता है। PTI के सोचने का सिर्फ एक काम है। देखिए PTI इस वक्त एक ऑल्टरनेट पार्टी के तौर पर और एक ऑल्टरनेट ऑपोजिशन के तौर पे उसको देखा जा रहा है और उनको बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिल रही है। लेकिन सोचने का सिर्फ ये है कि PTI जब ईद के बाद जाएगी तो एक नई PTI होगी, क्योंकि 11 जून को इनके इंतखाबात होने जा रहे हैं और पिछली 2013 में जब इंतखाबात हुए थे उसमें PTI के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी और अब इलेक्शंस किस अंदाज में होते हैं ये भी हमें देखना है। बहुत बड़ा रिस्क लिया है इमरान खान साहब ने और लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्टिव है वो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एक और बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जमात इस्लामी भी बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, PTI भी बात कर रही है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत तासीर की है तमाम जमातों ने बशमूल हुकूमत के, और इलेक्टोरल रिफॉर्म आज से 1-1.5 साल पहले हो जानी चाहिए थी। अब जो प्रॉब्लम आएगी उसमें जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी का मसला है, मुझे नहीं लगता है कि वो सॉल्व होने जा रहा है। वो अब आप आइंदा का दूसरे अभी सेंसस के बाद सेंसस के नताइज आएंगे, उसके बाद जो डिलिमिटेशन होंगी उसमें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने का खतरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मज़र ये तो आपको रखनी चाहिए। जी आप जो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो जहां तक का ताल्लुक है, PTI ने बहुत एक 3 साल पहले बड़ा जबरदस्त पावर का मुजाहिरा किया, उसके बाद हुकूमत ने एक कमेटी बनाई भी, लेकिन मेरा ख्याल है PTI का भी फोकस और तरफ निकल गया। हुकूमत ने भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत उस पर की एफर्ट, लेकिन फोकस तो कहीं और चला गया। जिन सब फोकस पर जब बात करते हैं तो डॉन लीक्स का ये बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। इस वक्त पेमरा की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन आ गया कि जो फौज के और हुकूमत के दरमियान जो एक कुछ लोग कुछ चैनल्स की बात की, कुछ लोगों की बात की कि वो, और कहीं तो शायद जिक्र आपके हवाले से भी हुआ कि जी ये कहा जा रहा है कि अभी बात खत्म नहीं हुई और अभी तो मसला हल नहीं हुआ डॉन लीक्स का। तो उस पे पेमरा ने कहा है कि जी हुकूमत में और फौज में नफरतें फैलाई जा रही हैं, जो कुर्बानियां दी हैं फौज ने उसको भी रायगा किया जा रहा है। तो काफी कंफ्यूजन है। आप जरा बताइएगा हमें कि डॉन लीक्स आपके हवाले से क्या खत्म हो गया है, अब इज इट ओवर नाउ या कोई अभी मसला बाकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नजीम, सबसे पहले तो जहां आप हैं मैं वहां के बारे में एक बात कर दूं कि मैं बड़ा खुश हूं आज के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चारों सूबों के वज़राए आला को साथ लेके गए हैं। ये मैं हमेशा सोचा करता था कि सबको ऑन बोर्ड होने में ही
اس پروجیکٹ کی کامیابی کا راز ہے، اور یہی وہ ٹرانسپیرنسی ہے جو سارے صوبوں کو ضرورت ہے، ورنہ بعد میں اس کے اوپر اعتراضات اٹھتے ہیں اور ہر کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت ہی اچھا قدم کیا، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ آئندہ بھی یہ سارے آن بورڈ رہیں اور یہ پروجیکٹس اچھی طرح چلتے رہیں۔ اب یہ ڈان لیکس کی جو میں بات کر رہا ہوں، جہاں تک آرمی کا تعلق ہے، جو آرمی کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو چکی ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ جی پیرا 18 جو بھی ہے یہ انکوائری جو ہوئی ہے، اس کا پیرا 18 حرف بحرف وہ نوٹیفیکیشن میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے اور اس کو پبلک کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے وہ پوری طرح ریفلیکٹ ہو گیا، آرمی کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی، اور آرمی اس پہ مزید ایشو کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو شور شرابہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں، جو میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ اس سے ہٹ کے شور شرابہ ہے، اور وہ ان لوگوں کا ہے جو سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک تماشا بنے گا اور فوج اور آرمی کے درمیان میں ایک میدان گرم ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ان کو مایوسی ہوئی، وہ آج آپ کو سوشل میڈیا پہ گند پھیلاتے نظر آتے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ لیکن جو میں چیز سمجھتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، وہ میں اپنے نقطہ نگاہ سے بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ہماری افواج کے وہ کمانڈر ان چیف ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی سب سے پہلے ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے جب یہ انکوائری آرڈر کی، اور یہ انکوائری فوج نے سجیسٹ کی ان کو کہ جی آپ انکوائری کرائیں، رحیل شریف یہ کہتے تھے کہ ہمیں پرائم منسٹر کے آفس کا تقدس سمجھنا چاہیے، احترام رکھنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم انکوائری کریں، یہ پرائم منسٹر صاحب کو ہم ریکویسٹ کریں کہ وہ انکوائری کریں۔ چنانچہ TORs بنائی گئیں اور وہ سوالات انکوائری کو دیے گئے۔ انکوائری نامکمل ہے، وہ سارے سوالات کے جوابات نہیں لے کے آئی، اور اس نے کہہ دیا کہ جی ان کا جواب نہیں ملتے۔ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ اس طرح ہینڈل نہیں ہوتے کہ آدھی انکوائری، آدھے سوالات کے جواب مل جائیں اور آدھے نہ ملیں۔ ہم اتنے بے بس نہیں ہیں۔ ان آدھی انکوائری، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس انکوائری کو اپروو کر دیا۔ اب مجھے اس چیز پہ حیرانی ہے کہ جو خود ذمہ دار ہیں اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے، وہ مطمئن ہو گئے ہیں آدھے سوالات کے اوپر۔ ان کو نہیں، جن صاحب آپ تو پھر بھی فرما رہے ہیں کہ آپ پھر کہہ رہے ہیں مسئلہ ابھی بھی کھڑا ہے، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی obviously فوج کی بھی تھنکنگ کچھ ریفلیکٹ ہوتی ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، فوج کا دیکھیں، میں ایک چیز بتاؤں، میں بات کرتا ہوں اپنے 38 سال کے تجربے کی بنیاد پہ، اور اس معاملے میں میں خاص طور پہ میں ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس رہا ہوں، میں اس تجربے کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں۔ فوج کا جہاں تک آفیشل ان کا سٹانس ہے، وہ آصف غفور بتاتے ہیں، وہ ان کے اسپوکس پرسن ہے آفیشل۔ میرا ان سے یا اس سے کوئی ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ میرا تجربہ ہے، میری جان پہچان ہے، میں سمجھتا ہوں، باتوں کو سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ لیکن میں اس بات پہ تشویش کا اظہار کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے کیوں نہیں اس انکوائری کو پورا ہونے دیا، یا انہوں نے دوسری انکوائری کیوں نہیں آرڈر کی، کیونکہ جو TORs ہیں اس میں سارے سوالوں کے جواب نہیں آئے۔ جی مصدق ملک صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ اس میں شامل تھا کہ ایک رسپانسبلٹی فکس کی جائے گی کہ اس کا اوریجنیٹر کون ہے، اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کے مقاصد کیا تھے، کیوں اس نے یہ کیا۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی اہم ہیں، ان کے سوالات کے جوابات ہمیں نہیں دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کام ادھورا ہے۔ جی مسد آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی بالکل، جی مصدق ملک صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ جی میں دیکھیں، میں پچھلے 3-4 دن سے پروگرامز کر رہا ہوں، اور اس پروگرام میں کئی ریٹائرڈ جنرل جو ہیں امجد شعیب صاحب کے علاوہ بھی وہ یہی بات کر چکے ہیں جو امجد شعیب صاحب کر رہے ہیں، بلکہ ایک پروگرام کے اندر تو 4 مرتبہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب جو آرمی کے چیف ہیں اس وقت، جو انہوں نے کیا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ تو یہ نام تو پرائم منسٹر ہاؤس کا لے رہے ہیں، لیکن انگلیاں جو ہیں اس وقت فوج کی طرف اٹھا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ جنرلز جو ہیں ان کو رسپانسبلٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ آخر کو ان کا یہ اپنا ادارہ ہے، 9-7 مہینے یہ انکوائری چلی ہے، اس کے اندر فوج کی اور ملکی سلامتی کے تمام جو دفاتر تھے اور تمام محکمے جو تھے انہوں نے شرکت کی۔ اس کے اندر ISI بھی تھی، اس کے اندر MI بھی تھی، اس کے اندر IB بھی تھی۔ اب 7 مہینے کی تحقیقات کے بعد کچھ کمیٹی نے ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور آرمی نے ان ریکمنڈیشنز کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اگر آپ سوشل سپیس کے اوپر جائیں تو جو زبان استعمال کی جا رہی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں ملک کا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے، آئین بھی مجروح ہو رہا ہے، اور ہماری فوج کے اوپر بھی یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے ٹرول کر رہے تھے
PMLN کو کر رہے تھے اس جب سے وہ آئی تھی ٹویٹ, اور اب جو ہے اس کے اندر انہوں نے ہمارے دیگر اداروں کو بھی شامل کر لیا ہے. لیکن ہمیں افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم بے انتہا ذمہ دار سمجھتے ہیں, وہ بھی بجائے اس کے کہ اس بات کو بجھائیں, وہ اس کے اوپر تیل چھڑک رہے ہیں, اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے فوج کا جو موریل ہے وہ کمزور ہوتا ہے. جب آپ فوج کے چیف کے متعلق کہتے ہیں کہ ہمارا نقطہ نظر تو ان سے مختلف ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں ابھی انکوائری مکمل نہیں ہوئی, اگرچہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہو چکی ہے, تو آپ کیا کس قسم کا اضطراب پھیلانا چاہتے ہیں؟ اس کا کیا فائدہ سامنے آئے گا؟ جنرل امجد شعیب نے تو بالکل اس کے برعکس بات کی. انہوں نے تو 3 دفعہ دہرایا کہ فوج کے حوالے سے بات ختم ہو گئی ہے. بالکل انہوں نے تو یہ کہا کہ کیونکہ نشاندہی لیکن ساتھ انہوں نے کہا ہے, لیکن سنیے ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو انکوائری ہے یہ نامکمل ہے, تو فوج کیا نامکمل انکوائری کے اوپر سائن آف کر رہی ہے؟ میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ میری اپنی رائے ہے. سائن آف کرتے ہیں کسی آرمی جو ہے وہ ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہے. میں بھی آپ کی رائے کی بات کر رہا ہوں, مجھے بات تو کر لینے دیجئے نا. جی کرتے رہیں, آپ بات کر لینے دیجئے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کا رائٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی گفتگو آ کے کریں. آپ کا حق ہے, آپ خود اس فوج کے لیڈر رہ چکے ہیں, 1 of the 30 اور 35 لیڈرز, تو آپ کا یہ حق ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کھڑے ہو کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ آرمی نے جو فیصلہ کیا ہے یا جس فیصلے پہ اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا وہ انکمپلیٹ ہے, تو آپ رینک اینڈ فائل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فوج کے جوان کو اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ایک انکمپلیٹ نیشنل سیکیورٹی کی جو رپورٹ تھی اس کے اوپر سائن آف کر کے چلی گئی ہے, اور ساتھ میں جو ہے کچھ سوالات آپ ساتھ اٹھاتے جاتے ہیں کہ دیکھیں میری بات, میں آپ کو نسیم میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں یہاں پہ, 1 سیکنڈ مجھے دیجئے, میں بات سمجھا دوں. دیکھیے یہ فوج کو اس وقت انکوائری حوالے کی گئی جب پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کر کے سائن کر دیے. فوج ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے, سبارڈینیٹ ادارہ ہے, حکومت کے تابع ہے. جب پرائم منسٹر سائن کر کے اپروو کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی, اور آپ نے سنا بھی ہوگا ان کی پریس بریفنگ میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہیں, اور انہوں نے ان کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہوئے جو انہوں نے فائنل کیا اس کے مطابق صرف ان کی رائے یہی تھی کہ پیرا 18 میں آپ نے جو کچھ وہاں پہ انکوائری نے بتا دیا, کم از کم وہ تو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. اس حد تک بالکل ٹھیک ہے, اور فوج اپنے رینکس اینڈ فائل کو بھی یہ چیز ایکسپلین کرے گی, اور وہ میرا خیال ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے چیف کا ساتھ نہیں دیں گے. فوج میں بڑی یونٹی ہوتی ہے, فوج میں ایک سسٹم ہے کہ جہاں ہم لوگوں کو سیٹسفائی کرتے ہیں, ان کو پوری تھیم بتاتے ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ فوج جو ہے وہ اس زمانے میں آج کل کے دور میں کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے کوئی کام کرتی ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشن ان کو کہتا ہے کہ پرائم منسٹر کا آپ نے لینا ہے, لیکن کیا پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود اس معاملے کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ فوج کیا خالی فوج ذمہ دار ہے؟ فوج نے تو اپنا کام کر دیا. پرائم منسٹر کو چاہیے کہ اس کے پورے جوابات میں حاصل کریں, انکوائری آرڈر کریں. ٹائم ختم ہو گیا جی, آپ کا گاٹ یور پوائنٹ جنرل صاحب. ناظرین آپ نے سنا اس پر پیناما لیکس پر جو بات ہو رہی ہے, یہ جن صاحب کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ نامکمل رہا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور جیسے کہ جنرل راجہ صاحب خود فرما چکے ہیں کہ جو جس ان کے سیٹسفیکشن پر بات مکمل ہوئی ہے, جس طریقے سے بھی انکوائری ختم ہوئی ہے, تو وہ ویسے ہی ہے جیسی کہ فوج چاہتی تھی. اب یہ باتیں ناظرین ہم اپنے پروگرام سے اس ایشو پہ اب ہم بات نہیں کریں گے. ہم نے کہا یہ جو ایشو اٹھا ہے اس پر جو مختلف رائے وہ سامنے لے آئیں, لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے انکوائری جو ہے ختم ہو گئی. اب سیاستدان آگے کیا کریں گے وہ تو بہرحال وقت بتائے گا, سیاستدان اس کو نہیں چھوڑیں گے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر آپ کو ایک کہانی سنائیں گے, ایک درد بھری کہانی, ایک شخص جس کے نظر بھی گئی ناظرین, جس کی نوکری بھی گئی, اور جس کے ساتھ انصاف بھی نہیں ہوا. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, امجد شعیب صاحب اور مصدق ملک صاحب آپ کا بھی, اور اجاز چودھری صاحب آپ کا بھی. اب بریک کے بعد ناظرین مظہر آپ کا بھی بہت شکریہ. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, تو بات کرتے ہیں اس شخص کی جس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, بڑا ظلم ہوا. Stay with us. پر بھروسہ. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں
और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ। बेहिसी और बेबसी, एक और हुजूम, तफरीह जान ले गई। सी पैक खटकने लगा। इसके अलावा आपको दिखाएंगे मुगल बादशाहत नहीं रहेगी, फौज ने गाड़ी बचा ली, चंद हजार का मिलियन मार्च, और तारीख रकम होगी। चलते जाओ, बढ़ते जाओ, जो दिल में है करते जाओ। से Cola Next, because next is now. हबीब मेट्रो लाया आपके लिए सिल्वर करंट अकाउंट, जिसकी 25 फ्री सर्विसेज से तमाम चॉइसेस रहें अब आपके हाथ में। हबीब मेट्रो सिल्वर करंट अकाउंट, सब कुछ क्यों नहीं। सुन यार, एवरेस्ट के इतने पास पहुंच गए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। उस दोपहर मैंने अपने दोस्त को आखिरी बार देखा, क्योंकि दूसरी तरफ से जो निकला वो तो कोई और ही था। ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। दिल चाहे जो मैं वही करूं, किसी से ना डरूं। ख्वाब जी ले यार, जी ले, सोचता क्यों है क्या होगा कल। मैंने कभी सोचा नहीं था कि घर इतना भी सूना हो सकता है। तुम भी घर से दूर शायद घर को याद करती होगी, इसलिए थोड़ा सा घर तुम्हें भेज रहा हूं। रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। ओ यार, सुन यार, एवरेस्ट के इतने पास पहुंच गए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। उस दोपहर मैंने अपने दोस्त को आखिरी बार देखा, क्योंकि दूसरी तरफ से जो निकला वो तो कोई और ही था। ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। सस्ते तार का इंतखाब जानलेवा साबित हो सकता। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ
खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी। वेलकम बैक नाज़रीन, ये अमजद भट्ट की कहानी उनकी जुबानी सुनिएगा। मेरा नाम अमजद भट्ट है, मैं पसरूर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का रहायशी हूँ। मैं 16 दिसंबर 2012 को वतन अजीज़ पाकि से अपने दिल में और दिमाग में सुहाने मुस्तकबल के सपने सजाकर ओमान गया। ड्यूटी के दौरान मेरी आंखों में शदीद किस्म की दर्द मुझे महसूस हुई, मुझे बड़ी करबनाक किस्म की दर्द महसूस हुई। मैंने बार बार अपने कफ़ील को फ़ोन किया कि खुदारा मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चलो। इस राह पर मेरा कफ़ील और मेरे कफ़ील का भाई वो पिछले टाइम तशरीफ़ लाए और मुझे अपनी पहचान के एक इजिप्शियन डॉक्टर के पास दूर दराज मुकाम पर गाड़ी में डालकर लेकर गए। उस डॉक्टर ने जैसे ही मुझे चेक किया, बड़ी तसल्ली से, बड़े इन्हमाक से, बड़ी तवज्जो से उसने कहा जी कि मुझे फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचकर मेरा मामूली सा एक लेज़र का ऑपरेट होगा, उसके बाद मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। अगर मुझे पाकिस्तान ना भिजवाया तो मेरी आंखें जो है खुदा नखास्ता हमेशा के लिए जा सकती हैं, क्योंकि मेरा पासपोर्ट और वहाँ का रेजिडेंट कार्ड उनके पास था। उन्होंने फिर एक शर्त रखी कि हमें इतना पैसे जो है ना वो पासपोर्ट के इवज़ दो। एक मैं समझता हूँ वो तवान था, अगवा बराए तवान होता है गन से, मुझसे तवान लिया जा रहा था पासपोर्ट को गन बनाकर, एक डाल बनाकर। मैं मजबूर था, मैंने अपनी जान बचाने के लिए वो तवान अपने ATM मशीन से निकालकर उनको दे दिया। फिर मुझे पासपोर्ट ना मिला। इसी तरह ये सिलसिला मेरे साथ चलता रहा। वो ज़बरदस्ती मुझसे काम करवाते रहे, मुझ पर तशद्दुद करते रहे। फिर सिलसिला चलते चलते फरवरी 2013 के एंड से ये स्टार्ट हुआ था, चलते चलते अगस्त आ गया। जब 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात थी, मेरा मर्ज़ मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर गया था। मैं अपने कफ़ील को बार बार कॉल कर रहा था कि मुझे पाकिस्तान भिजवा दो। मेरा कफ़ील, उसका भाई और 2 नामालूम उनके दोस्त उनके साथ आए। उन्होंने आते ही मुझे जानवरों की तरह मारा पीटा। मुझे इतना मारा पीटा कि मैं खून से लहू लुहान और चिकना चूर, मेरी हड्डियाँ चिकना चूर हो गई। जब मैं ज़मीन पर गिर गया तो मैं उनकी मिन्नत करता रहा कि खुदारा मेरा कसूर बताओ, मुझे क्यों इस तरह कर रहे हो, मुझे पासपोर्ट दे दो, मुझे पाकिस्तान भिजवाओ। वहाँ से वो लोग मुझे अपने जानवरों के बाड़े पर ले गए, जो वहाँ से बहुत दूर था। जब अपनी क्रूज़र में डालकर जानवरों के बाड़े पर ले गए, वहाँ खुला आसमान था, तपता रेगिस्तान था और ये पाकिस्तान का बेटा था। मेरे पाँव में स्टील की चेन डालकर, मुझे स्टील की चेन के साथ जकड़कर मुझे जानवरों के साथ बांध दिया। मेरी आंखों की बिनाई बिल्कुल बंद हो गई। मैं तड़पता रहा, बिलखता रहा। कभी कभी थोड़ा बहुत खाना, वहाँ एक बंगाली था जो उनका मुलाजिम था, मुझे जानवरों की तरह दे दिया करता था। फिर मैंने बातचीत का सिलसिला स्टार्ट किया। उस सिलसिले के बाद मुझसे फिर तवान मांगा गया। मैंने ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, अब मैं कहाँ से दूँ, मैं पाकिस्तान से भी नहीं मंगवा सकता। मैं बदकिस्मती से अपनी वालदा को ये वाक़या सुना बैठा फ़ोन पर। मैंने कहा अम्मी, मैं शायद आपको दोबारा ना देख सकूँ, मेरे साथ ये हादसा आ गया। मेरी माँ मेरे सदमे से गिर गई पाकिस्तान में। और नाज़रीन, फिर सिफारत खाने से जब बात की उन्होंने, पाकिस्तान के सिफारत खाने ने भी इनकी बात नहीं सुनी और इनके साथ फिर भी ज्यादती हुई। अब इनकी नजरें चली गई और नाज़रीन ये आपको बताते चलें कि चैनल 24 के इंकशाफ प्रोग्राम में, जो कि मुकर्रम कलीम है उसके एंकर, उन्होंने इनके साथ भला किया और इन्होंने जाके पिछले साल सितंबर में इनके लिए प्रोग्राम किया। प्रोग्राम के नतीजे में इनको पासपोर्ट मिला, लेकिन पासपोर्ट तो इनको मिल गया, लेकिन इनकी नज़र चली गई। और ये इनके ताल्लुकात बहुत ऊंचे ऊंचे जो अशखास हैं इस मुल्क के, बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके साथ थे। आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि किन किन के साथ इनके ताल्लुकात थे। इस वक्त ये बिल्कुल इनकी नजर भी चली गई है और इनके पास नौकरी भी नहीं है। और आप सुनिए कि इनकी अपील क्या है। मैं एक आपके चैनल के तवस्सुत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुतालबा करता हूँ, दोबारा मेरे इशू पर रहम फरमाया जाए।